एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑन बोर्ड। ये एसी और रेफ्रिजरेशन कैसे काम करता है उसके लिए हमारे साथ है शहजाद आलम। ही इज वर्किंग विथ ए वेरी गुड कंपनी इन मर्चेंट शिप एज ए थर्ड इंजीनियर, और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसी एंड रेफ्रिजरेशन। तो शहजाद भाई आप बताएंगे थोड़ा एसी और रेफ्रिजरेशन शिपिंग में कैसे काम करता है? थैंक यू अमित भाई। आज हम जिस मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं, बेसिकली जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा शिपिंग के एसी के बारे में, तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि एसी काम कैसे करता है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा बेसिक है बेसिकली। तो जैसे देखा जाता है कि हमारे घरों में स्प्लिट एसी, विंडो एसी लगा रहता है, जहाज में भी ऐसे विंडो एसी और स्प्लिट एसी होता है क्या? नहीं, साइकिल सेम होती है, प्रिंसिपल सेम होता है, लेकिन जहाज में कंडीशन अलग होता है क्योंकि जहाज में एसी बड़ा होता है, एक्चुअली उसका कैपेसिटी ज़्यादा होता है। क्योंकि एसी हम लोग पूरे एकोमोडेशन में एसी जैसा लगाते हैं क्योंकि पूरे क्रू के लिए होता है वहाँ पे, और पूरा एकोमोडेशन के लिए एसी का हमारा वहाँ जो टेम्परेचर और मॉइस्चर मेंटेन करना होता है डिफरेंट वेदर कंडीशन। जैसे बड़े बड़े होटलों में सेंट्रल कूलिंग सिस्टम होता है, वैसे सेंट्रल कूलिंग सिस्टम वैसा होता है क्या? वैसा कह सकते हैं। तो उसका तो बहुत बड़ा रूम होता होगा फिर, उसका तो पूरा बहुत बड़ा सिस्टम होगा। नहीं, लेकिन कुछ हद तक वैसा ही होता है, लेकिन हमारे मतलब बिल्कुल बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक वैसा होता है। आप समझ लीजिए कि उसमें और हमारे जो घरों में होता है उन दोनों के बीच का होता है। मोस्टली जो हम कार्गो शिप्स की बात करते हैं, हाँ हम कंटेनर शिप्स की बात नहीं कर रहे। कंटेनर शिप्स में बहुत सारे रिफर शिप्स होते हैं जहाँ पे मतलब आपका जो एसी है वो जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, जो बहुत सून पेरिश होते हैं, उस तरह के जो आइटम्स जिस जहाज में जाते हैं उनका जो एसी होता है वो बिल्कुल अलग होता है, उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है ना। अब तो हम कार्गो शिपिंग की बात करते तो हमारे लिए एसी का मेन एकोमोडेशन में जरूरत पड़ती है, दूसरा रेफ्रिजरेशन के लिए पड़ती है, जिसमें हमारा बेसिकली मीट रूम, फिश रूम और वेजिटेबल रूम का आता है। हाँ, लेकिन तो जी हम बात कर रहे हैं ऑयल टैंकर की, कंटेनर कार्गो वेसल्स की। कार्गो वेसल्स मतलब टैंक कंटेनर्स की नहीं, जैसे टाइप्स ऑफ कार्गो वेसल्स होते हैं उसमें बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। कार्गो वेसल्स भी मतलब सिर्फ कार्गो वेसल्स की बात कर रहे हैं। हाँ, एसी का प्रिंसिपल तो बेसिकली प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं वो तो सेम ही है कि बेसिकली हम लोग जो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे बेस होता है, बहुत बेसिक जाएंगे तो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे बेस होता है, लेकिन अगर जैसे नॉर्मल हम जिस साइकिल पे बेस होता है उसको बोलते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल। अच्छा। वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो साइकिल पे जाने से पहले मैं आपको ये वो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है, तो उससे पहले मैं ये देखता हूँ कि एसी के मोटा बड़ा कंपोनेंट्स क्या क्या है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, क्या एक्चुअली वो जो पूरा सिस्टम है वो क्या होता है। तो उसमें हम जैसे बेसिकली बात करें तो हमारा जो है मेन कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिक जो आउटलाइन की बात करें तो बेसिकली हमारा जो होता है कंप्रेसर होता है, ठीक है, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर और हमारा थर्मो एक्सपेंशन वाल्व होता है, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व जिसको बोलते हैं। और ये जो मेन है, ये 4 मेन कंपोनेंट्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा रिसीवर हो गया, ड्रायर हो गया, फिर उसके बाद हमारा फिल्टर्स होते हैं, तो सेंसर हो गए, टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, हाँ वो हो गए। पर ये मैं मोटे के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो मेन मेजर जो आप कहेंगे तो ये मेजर होता है। तो अभी हाँ, तो जो हमारा जो कंप्रेसर से लेके ये साइकिल काम कैसे करता है, कैसे कहते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमारा इसमें 2 साइड डिवाइड कर देते हैं, एचपी साइड और एलपी साइड। एचपी साइड का बात करेंगे तो हमारा जो होता है कंप्रेसर से लेके, क्योंकि कंप्रेसर कंप्रेस करता है तो हाई प्रेशर रहता है, तो हाई प्रेशर साइड है, वहां से कंडेंसर से लेके हाई प्रेशर से लेके सीधा आपका थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व तक आपका एचपी साइड होता है। उसके बाद आपका, क्योंकि स्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व जो रहता है वो प्रेशर, उसका काम ही प्रेशर ड्रॉप करना है, उसके बाद वो प्रेशर ड्रॉप कर देता है, वहां से लेके आपका फिर इवापोरेटर से लेके वापस सेक्शन ऑफ कंप्रेसर तक आपका पूरा एलपी साइड हो जाता है। अच्छा, वो साइड लो प्रेशर साइड हो जाता है, ये साइड थोड़ा अच्छा एक्सपेंशन वाल्व से इस साइड है हाई प्रेशर।
हाँ, एक्सपेंशन वाल्व के बाद लो प्रेशर। लो प्रेशर हो जाता है। बेसिकली ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप वेपर कंप्रेशन साइकिल को पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है, इसका पर्पस क्या है। एक्चुअली हमको फिर ये समझ में आता है कि ये ऐसा क्यों है, जैसे सबका एक एक रोल है, ये साइकिल ऐसा क्यों चलती है। तो आपको बेसिकली वेपर कंप्रेसर साइकिल जब आप ग्राफ में देखते हैं तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आता है। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेंट एक्चुअली कैसे काम अच्छा करता है क्या? अच्छा, इसमें 2-3 प्रकार के रेफ्रिजरेंट होते हैं ना, मोस्टली अपन कौन सा यूज करते हैं? एक्चुअली रेफ्रिजरेंट 2-3 प्रकार के नहीं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रॉपर्ली शिपिंग मरीन फील्ड की बात करें तो एक्चुअली जब शिपिंग फील्ड स्टार्ट मतलब शुरुआत के दौर में हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज करते थे वो आपका हाइड्रोक्लोरोकार्बन, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते थे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते थे। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि आपका ओजोन लेयर पे बहुत इफेक्ट पड़ता था, जिससे क्लोरीन का जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन से होता है, तो ओडी उसको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलते थे, पोटेंशियल ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल वाले सब्सटेंस होते हैं। तो एक्चुअली ये जो हमारे जो मार्पोल है, मार्पोल मतलब मरीन पोल्यूशन के जो रेगुलेशंस आए हुए हैं, रेगुलेशन 12 के अनुसार जो है हमारा ओडीपी तो बैन कर दिया गया है। कंप्लीटली जीरो ओडीपी यूज करने के ये नहीं है, यूज नहीं कर सकते हम शिपिंग। तो इसलिए जो हमारे उसके जो मॉडिफाइड जो रेफ्रिजरेंट आजकल यूज होते हैं वो बेसिकली हमारा ओडीपी जीरो, यानी कि अगर मान लीजिए हमारा जो पहला जो रेफ्रिजरेंट पहले हम यूज करते थे वो R11 था। ठीक है, पर R11 उसका नेम है, कॉम्बिनेशन नेम है। तो उसको अगर हम ओडीपी 1 मान लेते हैं, ओडीपी 1 मतलब वो कंपैरेटिव होता है। जैसे अगर उसको हमने मान लिया कि वो सबसे ज्यादा नुकसान करता था और उसमें जो ओजोन डिप्लीटिंग या डिग्रेडिंग पोटेंशियल रहता है उसको सबसे ज्यादा रहता है, तो उसको R11 मान लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो तो ठीक है, वो तो आगे का हो गया ना, अपन कौन सा यूज करते हैं उसका इसमें कैसे यूज है, तो वो उसको मान ले तो आज हम वो तो जो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जाएगा वो तो अलग चीज है। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि उसको कंपैरिजन में जो आज हम यूज करते हैं वो जीरो पोटेंशियल वाला है, तो उसको जीरो पोटेंशियल वाले को बनाया गया। एक्चुअली ये जो है आज एक दो फैक्टर्स जो उसको ड्राइव करती है जो रेगुलेशन के हिसाब से, एक होता है GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाला। तो जिसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम होती है, ग्लोबल वार्मिंग से मतलब है कि जैसे मास ऑफ CO2 जितना हीट एब्जॉर्ब करता है, एक यूनिट मास ऑफ CO2 जितना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, उसी के कंपैरेटिवली में जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो कितना यूज कर रहा है उसको कंपेयर करके हम बताते हैं कि इसके GWP कितना है। तो उसके हिसाब से हमको जो मिनिमम रहता है या जो हमारा कंपेटेबल है, जो हम मिनिमम यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से ODP 0 और ये 2020 के बाद से ODP जो मिनिमम GWP और ODP 0 वाला यूज करते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास आज के दौर में जो रेफ्रिजरेंट है वो 404 R404, 407F और 134A भी यूज करते हैं। लेकिन अभी मोस्टली देखा जाए 400 से तो 404, 404 और 4011 यूज होता है, 407F। ये रेफ्रिजरेंट्स यूज होते हैं आजकल जो सिस्टम के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर एक कंडेंसर से आपका थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व से आपका एवापोरेटर से वापस कंप्रेसर। तो बेसिकली इस पे होता ये है कि हमारा जब कंप्रेसर जब हमारा सक्शन लेता है वो वेपर फॉर्म में लेता है, क्योंकि कंप्रेसर कभी भी लिक्विड को ये तो नॉर्मली क्लोज लूप है ना, अभी रेफ्रिजरेंट बाहर से तो लेते नहीं, क्लोज ही चलता रहता है। क्लोज ही चलता रहता है। मतलब इस पूरे साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट आपका दो फॉर्म में जाता है, एक बार लिक्विड में फॉर्म में चला जाता है, एक बार आपका वेपर बन जाता है। तो ये जो है आपका ये साइकिल चलता रहता है, इसी साइकिल के अंदर होता है। तो यानी कि आपका जो लिक्विड फॉर्म में होता है कंप्रेसर के बाद, यानी कंडेंसर से लेके थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व तक कंडेंस करता था। ये कंडेंसर और थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व तक आपका पूरा लिक्विड फॉर्म में रहता है। फिर थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व से लेके एवापोरेटर से होते हुए कंप्रेसर से जाते हुए वापस कंडेंसर तक आने तक ये वेपर फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। अब इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें और हैं। इसके बाद फिर हमारा ये अगर एक एक पार्ट की बात करें
तो फिर कंप्रेसर के बाद हमारा जो इसमें ये जो कंप्रेसर होता है इसकी स्पेशलिटी अच्छा, ये होती है। नॉर्मली जितने आपने जहाज किए हैं, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या आता है एसी के साथ? इसी के साथ प्रॉब्लम मोस्टली यही होता है कि आपका जैसे एयर इन द सिस्टम आ जाता है, क्योंकि चार्जिंग एयर सिस्टम के अंदर तब आ सकता है कि जब आपका चार्जिंग के टाइम पे आता है, जब इसको हम चार्ज करते हैं, रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते हैं या ऑयल चार्ज करते हैं, तब एयर आ गया। और कई बार ये होता है कि आपका क्या बोलते हैं कि आइसिंग हो जाती है, इवापोरेटर आई में सी। आइसिंग हो जाती है, इवापोरेटर में आइसिंग हो जाती है, हमारा डीप फ्रॉस्टर काम नहीं कर रहा होता है। तो मोस्टली यही होता है कॉमन कि आपका जो डीप फ्रॉस्टर होता है वो काम नहीं कर रहा होता, डीप फ्रॉस्टिंग सिस्टम, तो वो आइसिंग हो जाती है। और लूब ऑयल का एक चीज और होती है कि लूब ऑयल लीक हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेपर्स भी लीक हो जाते हैं। तो ये लूब कॉमन ऑयल तो चीज नॉर्मली लीक रहता ही है, क्योंकि वो फ्लाईव्हील चलता रहता है, तो थोड़ा थोड़ा ड्रॉप तो जाता ही है उसमें से। आता ही है। तो ये सब जो है कॉमन प्रॉब्लम्स है, इस तरह की चीजें होती है। इसके अलावा बहुत सारी और भी होती है, लेकिन मेन मेजर तो यही है। नॉर्मली कोई मेंटेनेंस वाला काम जो फ्रिक्वेंटली आता रहता है हर 3 महीने में? 3 महीने में आप इसके मेंटेनेंस में आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर का ऑयल चेंज, या फिर आप बेल्ट चेंज होती है, क्योंकि मोस्टली ये बेल्ट ड्रिवन होता है, तो बेल्ट का प्रॉब्लम देख सकते हैं। बाकी तो कभी ऐसा कभी कुछ कभी कभी सी वाटर कूल्ड भी होता है, तो उसका कंडेंसर भी क्लीन करना पड़ता है, क्लीन, सी हाँ वाटर जाके कंडेंसर जमा हो आपको, जाता हाँ कंडेंसर का भी क्लीनिंग है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे प्रेशर है। जो है वो बढ़ जाता है। तो क्योंकि जितना अगर वो ट्यूब में अगर कचरा आ जाएगा तो कचरा आ जाएगा, रेफ्रिजरेंट ठंडा नहीं कर स्केल पाएगा। फॉर्मेशन में, हाँ तो वो आपका मेंटेनेंस मेजर है। फिल्टर्स क्लीन कर सकते हैं आप उसका। ये जो आपका ऑयल सेपरेटर का या ड्रायर का, ड्रायर में आपका बराबर काम नहीं कर रहा है, तो ड्रायर उसमें भी ऑयल कैरी ओवर हो सकता है, तो ये चीज़ है।